डियर स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं वो है थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स क्या है, इसके अंदर लॉज क्या हैं, इसको हम पूरी आज तफसील से पढ़ेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद रियाज। लेकिन सबसे पहले अब हम देखेंगे कि थर्मोडायनामिक की एक ब्रीफ सी हिस्ट्री की हम बात करते हैं। जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे, in 18th century, a theory was he introduced that heat was a fluid। और कहा गया कि जो हीट है वो हीट was a fluid, हीट एक फ्लूइड कहा गया था, स्पेसिफिकली एक गैस, और इसको कहा गया कि ये एक गैस है। इसके बाद आपने देखा द गैस वॉज कॉल्ड क्लोरिक, और इस गैस को क्या कहा गया? क्लोरिक। इस गैस को जिस नाम का दिया और वो कहा गया कि इज कॉल्ड क्लोरिक, इसको क्लोरिक कहा गया। क्लोरिक फ्लोट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, और ये जो क्लोरिक थी ये क्या फ्लोट करती थी, और इसका क्या था? क्लोरिक जो है फ्लोट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, यानी अगर कोई चीज गर्म है तो उससे हीट जो है वो किसी ठंडे जिस्म की तरफ जो है वो फ्लो करती थी, बहती थी। और आपने डेली लाइफ में भी आपने देखा होगा कि हमेशा हरारत जो है वो हमेशा एक ठंडे जिस्म से गर्म जिस्म की तरफ जो है वो हरकत करती है। इट वॉज प्रपोज दैट कोल्ड वॉज ऑल्सो ए फ्लूइड, और ये प्रपोज किया गया कि जो कोल्ड है, प्रपोज दैट कोल्ड वॉज ऑल्सो फ्लूइड, वो भी फ्लूइड है। फ्रिजर अदर आर्ग्यू दैट कोल्ड वॉज सिंपली लैक ऑफ क्लोरिक। तो एक तो कह के कि कोल्ड भी जो है वो एक फ्लूइड है, और दूसरी तरफ कहा गया कि क्लोरिक वो जगह है जहाँ पे लेक ऑफ क्लोरिक है, कि वहाँ क्लोरिक की जो है वो कमी है। फिर सुनिए इस बात को कि इन 18th सेंचुरी ए थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस, एक थ्योरी को जो बनाया गया और कहा गया कि हीट जो है वो एक फ्लूइड है, बहती हुई चीज है। द गैस वाज कॉल्ड, और इस गैस और इस ये खास किस्म की गैस है। द गैस वाज कॉल्ड क्लोरिक, और इस गैस को कहा गया कि ये क्लोरिक है। क्लोरिक फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, और क्लोरिक जो है वो हमेशा गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ जो है वो बहती है। इट वॉज प्रपोज दैट कोल्ड वॉज ऑल्सो फ्लूइड, ये भी फ्रूजा काम कर लिया गया कि कोल्ड भी एक फ्लूइड है या अदर। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं, कोल्ड वो है जहां पे क्लोरिक की कमी है। तो जहां पे क्लोरिक, जहां पे हीट मौजूद थी उसको है कि ये क्लोरिक है, और जहां पे क्लोरिक नहीं तो वहां क्या क्या गया कि क्लोरिक की एक कमी है। ये एक दिलचस्प हिस्ट्री थी आपकी क्लोरिक की और थर्मोडायनामिक्स की। अब हम आगे चलते हैं। देर इज नो क्लोरिक, इस वक्त जो कंसेप्ट है वो है कि कोई क्लोरिक नहीं है। क्लोरिक एक्सप्लेन ए लॉट, explain heat transfer and the behavior of gases, led to narrow understanding heat that are still correct. कॉनफोर्ड एंड द कैनन बोरंग एक एक्सपेरिमेंट किया गया। तो यहाँ पे जनाब इसको अजीज तलबा देखिए, क्लोरिक एक्सप्लेन ए लॉट, बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन किया गया कि पहले कहा कि देयर इज नो क्लोरिक। Explain heat transfer and the behavior of gas led to a new understanding of heat. They are still correct, जो कि correct थी। Count Remford and the cannons, boron a cannon made the cannon hot। अब कैनन के अंदर जब बोरंग की गई, कैनन के अंदर बोरंग की गई तो वो क्या किया, बोरंग ए कैनन मेड द कैनन हार्ड। अब जब
ये हमारे पास एक कैनन है। जब इसके अंदर बोरिंग की गई तो कैनन हार्ट, अब वो जो कैनन थी, ठीक है, जो तोप थी, वो गर्म हो गई। नो मैटर how many times you bored the cannon, it did not stop getting hot. और क्या किया गया, देखो, नो मैटर, कोई मसला नहीं, कि नो मैटर हाउ लॉन्ग और हाउ मैनी टाइम you bored the cannon, it did not stop getting hot. It should become a empty caloric but did not. अब देखिए, जब कैनन को बोर किया गया तो बोर करने के बाद वहां पे हीट जो है, हरारत पैदा हुई। अब अगर हम इसको कई बार बार अगर इसको जब भी बोर किया जाता तो इससे हीट पैदा होती। अगर हम कैलोरिक वाली बात को सही मान लेते हैं और हम कहते हैं कि वो कैलोरिक जो है वो एक गैस फॉर्म की शक्ल में थी, और वो अगर यहाँ से इस कैनन से, इस तोप से निकल गई है बार आखिर जब यूज करेंगे तो आहिस्ते आहिस्ते कम तो होगी। जब कम होगी तो जब उसके बाद एक स्टेज ऐसी आ जाएगी आ जाएगी कि जब हम उसको बोर करें तो वो गर्म नहीं होगी, लेकिन ये तो गर्म हो रही है। यहां से इस दिलचस्प तजर्बे से ये साबित हो गया, क्या साबित हुआ, कि जनाब देर इज नो क्लोरक, कोई क्लोरक नहीं है, कोई क्लोरक नहीं है, देर इज नो क्लोरक। हीट, अब फिर क्या किया गया, अगर क्लोरक नहीं है तो हीट क्या है, हीट इज एनर्जी ट्रांसफर। तो हीट क्या है, बेसिकली ये एनर्जी ट्रांसफर है। ये क्या है, एनर्जी ट्रांसफर है। जेम्स जूल showed that mechanical work can increase the temperature of something. This led to understand that heat is transfer of energy. तो यहां पे देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जब क्लोरो का कंसेप्ट गलत हुआ, हीट इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो कहा गया कि हीट जो है वो एक एनर्जी की ट्रांसफर फॉर्म है। जूल shows that mechanical work can increase the temperature of something. जब कोई मैकेनिकल वर्क किया जाएगा तो वो उस चीज का टेम्परेचर बढ़ा देगा। This led to understand that heat is a transfer of energy. अब ये बात आसानी से समझ में आ गई कि जो हरारत है, दिस लेट हीट इज ए, वो एनर्जी की एक ट्रांसफॉर्म फॉर्म है, एक एनर्जी की शक्ल है। पोटेंशियल एनर्जी इज द ट्रांसफर टू द वाटर विच इंक्रीज द टेम्परेचर। आज जब पोटेंशियल एनर्जी इज द इंक्रीज ट्रांसफर टू द वाटर विच इंक्रीज द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। दिस लेड टू द आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इससे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो आइडिया वो आया। और अब हम देखते हैं अपनी सिमुलेशन में भी हमने देखा कि यहाँ पे भी जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हम यूं समझिए इसको ले जाते हैं इधर, तो आपने देखा, अब देखें हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अब जब टेम्परेचर बढ़ा है और हम यहाँ पे रख देते हैं जनाब साइकिल, नहीं, हम यही रखते हैं और यहाँ पे रख देते हैं ये व्हील। अब जब व्हील हमने रखा तो हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद हम देखते हैं कि क्या हुआ, कि यहाँ से हीट निकल रही है और उस हीट निकलने की वजह से ये पहिया घूम रहा है। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि कुछ काम हो रहा है। जब वो काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो इसका मतलब ये है, और ये वर्क इस यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक्चुअली एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ शकाल जो है वो बदल रही है। और अगर इसके अंदर ये कैलोरिक होती हीट, तो होता क्या,
कि जनाब एक स्टेज ऐसी आती कि यहाँ पे हीट पैदा नहीं होती, वो एक गैस की शक्ल में तो जब निकल जाती, किस्सा खत्म हो जाता। तो वो थ्योरी गलत साबित हुई और अब इस नतीजे में हम कहते हैं हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि हीट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है। तो हमने देखा कि ये the potential energy is transferred to the water which increase the temperature बढ़ा दिया गया। This led to the idea of conservation of energy, और इससे जो हमने देखा कि एनर्जी जो है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदलती है, लेकिन ना पैदा होती है ना तबाह होती है। इस एक्सपेरिमेंट से जूल ने ये चीज साबित कर दी। अब अगली बात करते हैं मुख्य इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर इन द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर, जो सब्सटेंस के अंदर जो एनर्जी है वो स्टोर होगी, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर इन द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। An increase in internal energy is reflected by increase in temperature unless the substance is undergoing a phase change। और ये उस वक्त तक होगा, ये increase in internal energy is reflected by increase in temperature, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, unless the substance is undergoing a phase change, जबकि कोई चीज अपना फेज तब्दील नहीं करती। तो फेज तब्दील कब करेगी वो? फेज तब्दील करे, तो फेज का मतलब ये है अनलेस द सब्सटेंस अंडरगोइंग फेज चेंज, कि वो अपने एक लिक्विड से गैस से लिक्विड और ठोस हालत में नहीं बदल जाती, उस वक्त तक ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो अजीज तलबा, हम अब बात करेंगे जो है वो इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल, उसकी अंदरूनी एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर इन द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। ये किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो स्टोर होती है। An increase in internal energy is reflected by increase in temperature। ये जब इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और क्या होता है, इंक्रीज, और टेम्परेचर भी बढ़ता है, अनलेस द सब्सटेंस अंडरगो ए फेज चेंज, कि सब्सटेंस जो है वो एक फेज चेंज नहीं कर लेती। फेज चेंज से मुराद ये कि वो ठोस सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसेस फॉर्म में तब्दील नहीं हो जाती। तो डिग्री ऑफ सेल्सियस यहाँ पे देखें, हीट अब्जॉर्ब किलोजूल। तो आपने देखा कि इंटरनल एनर्जी की ये एक करेक्टरिस्टिक है कि टेम्परेचर बढ़ता रहता है जब तक कि वो अपना फेज तब्दील नहीं कर लेती। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ हीट एडेड टू सिस्टम equal to increase in internal energy delta L plus work done by system। तो जो हम फर्स्ट लॉ को पहले भी इंट्रोड्यूस, अब हम इसकी डिटेल से बात करेंगे। तो हम कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? हीट एडेड टू सिस्टम, किसी सिस्टम के अंदर हीट जो है वो कितनी एडेड हुई है और उसकी इंटरनल एनर्जी जो है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा एन की चेंज हुई है, और प्लस वर्क डन बाय सिस्टम, कि सिस्टम से लिए कितना काम हुआ इसके बराबर हो। तो यहाँ आपने देखा कि हमारे पास Q इज इक्वल टू है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो हीट एडेड टू सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी माइनस वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो अब अगर आप ऐसा करते हैं कि हीट एडेड टू सिस्टम
इक्वल टू इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी माइनस वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पे इस चीज़ ये W जो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो यहाँ पे ये है, हम इसको लहदा से बना लेते हैं कि Q जो है हमारे पास वो इज इक्वल टू आ रहा है किसके, डेल्टा U के और प्लस W के, इसके बराबर आ रहा है। अब हीट एडेड टू सिस्टम जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय सिस्टम, जो सिस्टम ने काम किया उसको ऐड कर दें, या दूसरे लफ्जों में हीट एडेड टू सिस्टम इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के इंटरनल एनर्जी इंक्रीज माइनस वर्क डन ऑन सिस्टम, और जो सिस्टम के ऊपर काम किया गया उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जब हम इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमने देखा दिस इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और यहाँ से ये साबित हुई कि एनर्जी कैन नॉट क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी कन्वर्ट इनटू वर्क, it can be converted, and as you know work is it's also that's like a potential energy, essentially say that energy is conserved। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है, और कंजर्व से मुराद क्या है कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है लेकिन ना पैदा होती है ना तबाह होती है। अब फर्स्ट लॉ की एग्जांपल देखते हैं हम। अब फर्स्ट लॉ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट लॉ एग्जांपल ली, सिलेंडर एंड पिस्टन डेमोन्स्ट्रेट द फर्स्ट लॉ। एक सिलेंडर, ये हमारे पास एक सिलेंडर है हमने लिया हुआ, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, एंड पिस्टन, सिलेंडर एंड पिस्टन, और ये हमारे पास एक पिस्टन है, पिस्टन। A cylinder and piston demonstrate the first law. The cylinder is full of gas. अब जो सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है ये क्या है, सिलेंडर इज फुल ऑफ गैस। अब सिलेंडर गैस से बिल्कुल भरा हुआ है। We do work on the air by pushing the piston down। अब हम क्या करते हैं कि ये जो पिस्टन है इसको हम नीचे की तरफ पुश करते हैं। क्या कर रहे हैं, हम इसको पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है। We do work on the air by pushing the piston down। हम पिस्टन को डाउनवर्ड ले जाते हैं। If we push quickly, no heat is transferred to from the gas। अब भी if we push quickly, no heat is transferred, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी। So हमारे पास फार्मूला क्या है, so if we push quickly, no heat is transferred to the system from the gas। तो इसमें कोई नहीं, तो क्या हम क्या कहेंगे, if push quickly no heat is transferred to zero from the gas। यहाँ तो हम क्या कहेंगे, Q इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। अब हमारे पास जो फार्मूला है, अगर हमने देखा तो जो हमारा फार्मूला था Q इज इक्वल था हमारे पास किसके बराबर था, वो हमारे पास Q इज इक्वल टू था डेल्टा U माइनस W, ये फार्मूला था। अब अगर Q इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे ये Q जीरो ले लें, इसका मतलब ये हो गया डेल्टा U माइनस द वर्क डन ऑन एयर इज इक्वल टू जीरो। आप ऐसा करें, Q को इस तरफ ले जाएं। अगर आप वर्क डन को इस दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो आप देखते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द एयर, कि वर्क डन जो है डेल्टा U इक्वल टू वर्क डन ऑन द एयर। इट्स excellent example of the first law। Try to understand। Cylinder and piston demonstrate the first law। Cylinder is full of gas। We do work on the air by pushing the piston down। हमने piston को डाउन को पुश किया। If we push quickly, no heat is transferred to from the gas। गैस से कोई जो to and from the gas कोई ना हीट इंटर हुई ना। अब डेल्टा Q जो है, अगर हीट कोई नो हीट कोई भी नहीं तो हीट कितनी होगी, जीरो। अब डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द एयर, और दूसरे लफ्जों में अगर हम इसको
इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो डेल्टा यू जो है वर्क डन ऑन दी एयर इसके बराबर आ जाएगा। और ये हमारे पास फर्स्ट लॉ की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अनअदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। दूसरी एग्जाम्पल में हम देखें, इस एग्जाम्पल में इफ वी हीट द गैस अप अगर हम इसको इफ वी हीट द गैस अब जो इस सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद है उसको हम क्या करते हैं, उसको हीट अप करते हैं। तो अब डेल्टा क्यू जीरो नहीं होगी, डेल्टा क्यू किसके बराबर होगी, क्यू इज पॉजिटिव। अब क्यू पॉजिटिव होगी, देयरफॉर अब रिजल्ट क्या होगा, देयरफॉर आइदर द गैस हीट अप डेल्टा यू इज पॉजिटिव। जैसे ही गैस जो हीट अप होगी इसकी जो इंटरनल एनर्जी है क्यू वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब है कि ये बढ़ेगी। द गैस डज वर्क, और गैस क्या करेगी, गैस जनाब यहाँ पे काम करेगी, W पॉजिटिव होगा। द गैस एक्सपैंड ऑन सिलेंडर, तो क्या करेगी कि गैस जो है इस सिलेंडर के अंदर क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। द गैस एक्सपैंड इन द सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर गैस क्या होगी, वो एक्सपैंड करेगी। जब एक्सपैंड करेगी तो ये भी न्यूटन जो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसको ये सपोर्ट करता है। अब हम देखते हैं कुछ प्रोसेस। पहला एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, पहले तो देखें कि फर्स्ट एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक मीन इसका मतलब है नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम, कि जनाब एडियाबैटिक का मतलब है कि ना तो सिस्टम के अंदर हीट इंटर हो रही है ना वहां से कोई हीट लीव कर रही है, ना दाखिल हो रही है ना इससे खारिज हो रही है। थिंक दैट इंसुलेटर आर हैपन क्विकली आर एडियाबैटिक। तो जो इंसुलेटर थिंक दैट आर इंसुलेटर, जो ऐसी इंसुलेटेड होती हैं जिनके अंदर हीट ना इंटर हो और ना हीट निकल सके, हैपन क्विकली एज इसको एडियाबैटिक कहेंगे। व्हेन समथिंग हैपन क्विकली, जब कोई चीज तेजी से होती है, देयर इज नो टाइम टू ट्रांसफर हीट। व्हेन समथिंग हैपन क्विकली, जब कोई तेजी से होता है, देयर इज नो टाइम टू ट्रांसफर हीट, टाइम हीट के लिए कोई टाइम बहुत जल्दी से हो जाती है। एडियाबैटिक डज नॉट मीन दैट द टेम्परेचर डज नॉट चेंज। एडियाबैटिक का मतलब ये नहीं होगा कि टेम्परेचर डज नॉट चेंज, टेम्परेचर दर्जा हरारती तब्दील ना हो। इफ यू डू वर्क ऑन समथिंग इट गेट हॉटर। अगर आप किसी चीज पे काम करते हैं तो क्या करेगा, ये गर्म से गर्म होती जाएगी। सिस्टम एडियाबैटिक है कि हीट ना इंटर हो रही है ना लीव हो रही है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एक्सपेंशन ऑफ गैस एग्जांपल। अब हम देखते हैं कि एक्सपेंशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड अजीज तलबा। एक्सपेंशन ऑफ गैस एग्जांपल हम व्हाट विल हैपन टू द मास ऑफ एयर दैट राइज अगेंस्ट द साइड ऑफ माउंटेन एडियाबैटिकली। व्हाट विल हैपन टू द मास ऑफ एयर, उस एयर की मास से क्या होगा, दैट राइज अगेंस्ट द साइड ऑफ माउंटेन एडियाबैटिकली। व्हाट विल हैपन टू द मास ऑफ एयर, और वो एयर जो मास है क्या होगा दैट राइज, जो पहाड़ों के अगेंस्ट द साइड, जो पहाड़ों की साइडों के अगेंस्ट माउंटेन में होती है, एडियाबैटिकली होती है। द प्रेशर ड्रॉप व्हेन यू गो हायर। आपने ये भी देखा, द प्रेशर ड्रॉप व्हेन यू गो हायर, जब आप बुलंदी पे जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। देयरफॉर एयर एक्सपेंड। अब क्या होता है कि क्या करता है, जब आप बुलंदी की तरफ जाते हैं तो एयर एक्सपेंड हो जाती है। व्हेन द एयर एक्सपेंड, जब एयर एक्सपेंड होती है, इट डज वर्क। जब एयर एक्सपेंड होगी तो एक्सपेंड का मतलब है कुछ काम हुआ। देयरफॉर द एयर लॉस इंटरनल एनर्जी। अब एयर की वजह से इंटरनल एनर्जी कम हुई। अच्छा, देयरफॉर द एयर कूल। अब जब
उसकी इंटरनल एनर्जी कम होती है, तो इसी की वजह से कूलिंग होती है। तो आपने देखा कि पहाड़ों के ऊपर जो है वो कूलिंग होती है, कि ठंडक होती है, और उसलिए होती, उसकी रीज़न क्या है? द प्रेशर ड्रॉप व्हेन यू, जब आप ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, जैसे एयर, क्योंकि एयर एक्सपेंड कर जाती है। व्हेन द एयर एक्सपेंड इट डज वर्क, जब एयर एक्सपेंड करेगी तो कुछ काम करेगी। देयरफॉर द एयर लॉस इंटरनल एनर्जी, एयर जो है ना इंटरनल एनर्जी इसकी लॉस हो जाएगी। देयरफॉर द एयर कूल, और हवा क्या हो जाएगी? हवा ठंडी हो जाएगी। जब हवा ठंडी हो जाएगी तो यही रीजन है कि हम देखते हैं पहाड़ों के ऊपर जो हवा हमें वो ठंडी लगती है। माउंटेन एंड क्लाउड, एक और बड़ी दिलचस्प एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखें, ये माउंटेन है, ये माउंटेन, ये इसकी चोटी है, और ये यहाँ पे बादल है, ये बादल है। इफ यू आर ऑन ए माउंटेन रिज, अगर आप माउंटेन की रिज के ऊपर हैं एंड यू सी एयर राइजिंग अप द माउंटेन, अगर आप माउंटेन रिज के ऊपर हैं उसके बाद एंड यू सी द एयर राइजिंग अप द माउंटेन, और अब हवा ऊपर की उठ रही है, एंड फॉर्मिंग ए क्लाउड। अब क्या हो रहा है कि हवा जब यहाँ पे है तो हवा ऊपर को उठ रही है, और ये हवा क्या बना रही है? फॉर्मिंग ए क्लाउड। थिंक ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड। आप जरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बाद जो उसका फ्लूइड है उसके बारे में सोचें। डेमॉन्स्ट्रेटिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थे, तो क्या ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की एक बेहतरीन एग्जांपल नहीं है कुदरत नेचर के अंदर? सो हमने देखा, इफ यू आर माउंटेन रेंज एंड यू सी द एयर राइजिंग अप द माउंटेन एंड फॉर्मिंग ए क्लाउड, बादल बन जाते हैं। थिंक ऑफ एक्सपेंशन ए फ्लूइड डेमॉन्स्ट्रेशन फर्स्ट लॉ, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को की डेमॉन्स्ट्रेशन जो है वो हो रही है। तो ये कुछ थी जो हम जो डेली लाइफ से इसकी एग्जांपल ले रहे हैं। मोर थर्मोडायनेमिक्स, नो इन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन। अब हम मकसद देखते हैं कि हीट इंजन क्या है। हीट इंजन, तो जनाब हीट इंजन ये है, हीट एन इंजन कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कि ये थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। स्टीम इंजन, इंटरनल कंबस्शन और कार इंजन और इंजन आर एग्जांपल, ये इसकी कुछ एग्जांपलें हैं डेली लाइफ में। वर्क डन बाय हीट इंजन, अब आप देखें वर्क डन बाय हीट इंजन, द पॉइंट ऑफ हीट इंजन इज टू बी वर्क if you input a 50 joule of internal energy and your engine run with a negligible frictions, जब इसकी फ्रिक्शन जो है वो निग्लिजिबल हो, how much work can your engine do, कितना करेगा? ये नॉट 50 जूल या लेस 50 जूल, क्योंकि उसने हीट इंजन ने क्या इसको वर्क में तब्दील करना है। अगर फ्रिक्शन निग्लिजिबल है, नॉट 50 जूल, लेस 50 जूल से कम नहीं करेगा, क्योंकि आइडियल सूरत हाल है। नो हीट इंजन कैन बी एफिशिएंट 100%, तो जनाब कोई भी इंजन जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, ये एक आइडियल केस है। नॉट बिकॉज फ्रिक्शन आर एयर, क्योंकि फ्रिक्शन है एयर रेजिस्टेंस तो मौजूद होती है। वाई? अजीज तलबा, अब हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ा, अब हम देखेंगे अगले चैप्टर में न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है। थैंक यू वेरी मच।